टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उपस्थित हूं आज के एक और महत्वपूर्ण सेशन को लेकर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वंशानुक्रम व वातावरण सीडीपी का ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपको 2 से 3 मार्क्स पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों मिलाकर पूछा जाता है और इससे रिलेटेड जो है काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो पहले मैं इसका क्लास करवा देता हूं, फिर इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पिछले एग्ज़ाम में अभी तक, उस सभी प्रश्नों को मैं फिर करवा दूंगा। तो आज का हमारा क्लास नंबर 5 है। इससे पहले ग्रोथ एवं डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास से संबंधित जो 4 क्लास हम करवा चुके हैं, उसका 2 क्लास हम जो उससे प्रश्न बनने वाले थे उसका 70 प्रश्न को मैंने करवाया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से पिछली सभी वीडियो को वहां से देख सकते हैं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं जितना इस वीडियो में पढ़ाऊंगा वंशानुक्रम वो वातावरण, इससे बाहर आपको मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन आपके इस हमारे साथ कंटिन्यूटी आवश्यक है कि आप कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ लगे रहिएगा। हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्लास दोनों करवाते चलेंगे। उसके साथ ही साथ क्लास जब मेरा समाप्त होगा तो उसका जो उस क्लास से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उसको भी मैं करवाता जा रहा हूं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अभी तक और एक बार शेयर भी कर दें, और यह सेशन आपको कैसा लगता है लाइक करके आप हमें एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमारे YouTube चैनल के इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। मैं हर संभव सभी के प्रश्नों का जवाब देता हूं और आपके भी सवालों का जवाब, और जो भी मन में कोई भी प्रश्न हो तो मैं उसका जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। तो आज का जो यह वीडियो है वंशानुक्रम व वातावरण, ये सीटेट जो आपका दिसंबर 2022 में होने वाला है उसको लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन आज का होने वाला है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वंशानुक्रम और वातावरण ये क्या है। तो वंशानुक्रम व वातावरण, मानव का विकास अनेक कारकों द्वारा होता है। मानव का जो विकास होता है वो अनेक कारकों के द्वारा होता है। इन कारकों में 2 प्रमुख कारक हैं, एक जैविक और एक सामाजिक। मानव का जो विकास होता है वो जैविक और सामाजिक, यही 2 कारक हैं। इसी के अंतर्गत सारा एस्पेक्ट, जितना भी एस्पेक्ट होता है वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। तो जैविक आधार का विकास का आधार वंशानुक्रम आनुवंशिकता है, अर्थात जैविक आधार का जो विकास है उसका आधार वंशानुक्रम है, जिसका दायित्व माता पिता पर होता है, और सामाजिक विकास का दायित्व वातावरण पर होता है। तो अब यहां से हम चलते हैं वंशानुक्रम अर्थात हेरिडिटी। ये क्या होता है? तो हेरिडिटी जो है, वंशानुक्रम जो है, माता पिता से उनके बच्चों में या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में शारीरिक गुणों तथा संगठनों के जीन्स द्वारा होने वाले संचरण को अध्ययन करने वाले विज्ञान को अनुवांशिकी या वंशानुक्रम कहा जाता है। जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, शारीरिक गठन, व्यवहारिक स्वभाव। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चों का आंखों का रंग वो किस पे निर्भर करता है, तो वो वंशानुक्रम पे निर्भर करता है। सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि बच्चों का रंग, रूप और शारीरिक गठन किस पे निर्भर करता है, या फिर आंखों का रंग किस पे डिपेंड करता है, तो वो वंशानुक्रम अर्थात हेरिडिटी पे डिपेंड करता है।
अब यहाँ पे आगे देखते हैं, वंशानुक्रम का मूल आधार जो होता है, मूल आधार होता है वो सेल होता है, कोष होता है। अनेक कोष मिलकर मानव शरीर का निर्माण होता है। कोष के केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन्हीं में आनुवांशिकता के मूल संवाहक जीन्स पाए जाते हैं, जो संततियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संक्रमित होते हैं। इसी प्रक्रिया को वंशानुक्रम कहा जाता है। अर्थात वंशानुक्रम के अंतर्गत माता पिता से जो भी गुण आते हैं, दोष भी आते हैं, कुछ जो आनुवांशिक बीमारी है जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, ये सभी जो बीमारी हैं वो भी उसके साथ साथ अपने उसके बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। तो ये जो होता है ये जीन्स के द्वारा होता है। बच्चों का स्वभाव विचार जो भी होता है, बच्चों का यदि माता पिता ज़्यादा हाइट के हैं तो बच्चे का भी हाइट ज़्यादा होगा। तो ये सभी जो भी हैं ये वंशानुक्रम के अंतर्गत अर्थात हेरिडिटी के अंतर्गत आते हैं। मानव का जो शरीर है वो अनेक प्रकार के कोष से बने होते हैं और इस कोष में गुणसूत्र होते हैं, जो कि 46 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह जो है यह स्थिर पक्ष होता है। आनुवांशिक जो है यह स्थिर पक्ष होता है, यह परिवर्तनशील नहीं होता है। एक बार जो बच्चे का जन्म हो जाता है उसका जो जीन कोड उसके माता पिता से प्राप्त हो गया उसे हम या कोई भी नहीं बदल सकते हैं। आनुवांशिकता मानव व्यक्तित्व का आधार का काम करती है। यह जो है यह बेस है जिसे पिलर कहते हैं। ये बेस अर्थात आधार है। आनुवांशिकता हमें गुण देता है जबकि पर्यावरण हमें अवसर देता है। आनुवांशिकता जो है हमें वो गुण देता है जबकि पर्यावरण हमें किसी भी कार्य को करने के विभिन्न अवसर प्रदान करते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है, वंशानुक्रम की प्रक्रिया। वंशानुक्रम की प्रक्रिया अर्थात बच्चों में जो वंशानुक्रम गुण आते हैं वो कैसे आते हैं, लिंग का निर्धारण कैसे होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, इन सभी बातों का यहाँ पे हम पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो वंशानुक्रम की जो प्रक्रिया है, मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, गर्भाधान की प्रक्रिया में नर और मादा जनन कोशिकाओं के मिलन से अंडाणु डिंब का निषेचन होता है। अर्थात जब मेल और फीमेल के जनन कोशिकाओं के मिलन से जो है वो अंडाणु डिंब का निषेचन होता है। निषेचित अंडज को युग्मनज के नाम से जाना जाता है। इसे युग्मनज या जायगोट भी बोला जाता है। एक युग्मनज में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े, ये जोड़े में होते हैं। आपको एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है या फिर कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। मानव जाति में गुणसूत्र की संख्या 23 या 46 गुणसूत्र होते हैं। अब है 22 गुणसूत्र स्त्री तथा पुरुष में समान होते हैं। अब यहाँ जो कह रहा है ये 22 जो गुणसूत्र है ये स्त्री और पुरुष में समान होता है, जबकि 23वां जोड़ा भिन्न होता है। लास्ट का जो अंतिम 23वां जोड़ा होता है वो भिन्न होता है और वही लिंग का निर्धारक होता है। सेक्स का जो वो फैक्टर होता है 23वां गुणसूत्र। स्त्री के पास XX गुणसूत्र जबकि पुरुष के पास XY गुणसूत्र होते हैं। अर्थात बच्चे के लिंग के निर्धारण के लिए पिता अर्थात पुरुष जिम्मेदार होते हैं। लिंग के निर्धारण में माता का कोई योगदान नहीं होता है। अर्थात माता यहाँ पे न्यूट्रल होता है। बच्चे का लिंग, बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, ये पूर्णतः उसके पिता पे अर्थात पुरुष पे निर्भर करता है। लेकिन हमारे समाज में यदि किसी महिलाओं को ज़्यादा लड़कियां होती है, पैदा होते हैं, तो उसे प्रताड़ना दी जाती है कि उसमें कोई बीमारी है या फिर कोई खराबी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षित फैमिली हैं, वो इस चीज़ को अब जान चुके हैं कि बच्चे के जो लिंग निर्धारण होते हैं वो पिता अर्थात पुरुष के द्वारा होते हैं। पुरुष उसके लिए पूरा जिम्मेदार है। वहाँ पे महिलाओं का
कोई योगदान नहीं है बच्चों के लिंग निर्धारण में। तो आइए देखते हैं लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो ये शुक्राणु है जो कि पुरुष के पास ये शुक्राणु होते हैं, और महिलाओं के पास जो होते हैं वो अंडाणु होते हैं। महिलाओं के पास जो होते हैं वो अंडाणु होते हैं। ये अंडाणु हैं। महिलाओं के पास एक्स होते हैं, पुरुष के पास एक्स और वाई दोनों होते हैं। वाई और एक्स दोनों यहाँ पे गुणसूत्र होते हैं दोनों शुक्राणु से। यदि उसके पुरुष के द्वारा एक्स गुणसूत्र महिलाओं के अंडज में युग्मनज में आता है तो वो बच्चा जो होगा वो मादा होगा, वो फीमेल होगा। लेकिन यदि पुरुष का वाई गुणसूत्र महिलाओं के एक्स गुणसूत्र से जब संयोग करता है तो वह लड़का अर्थात एक्स वाई नर लड़का बनता है। तो ये इस तरह से होता है। इसको हम पूरे ग्राफ में इस तरह से देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि नर है तो ये इनके पास एक्स और वाई होता है जो कि जनक है, और ये माता जो है इसके पास एक्स होता है। यहाँ से युग्मनक में एक्स और एक्स वाई ये दो हैं, यहाँ पे एक्स और वाई हैं। यदि इससे एक्स लिया जाता है और यहाँ से भी एक्स लिया जाता है तो भ्रूण जो होगा वो मादा होगा। लेकिन यहाँ से यदि एक्स आता है फिर यहाँ से एक्स आता है तो ये भी मादा होगा। और यदि पुरुष से वाई जाता है और महिला से एक्स आता है तो ये एक्स वाई अर्थात नर होगा, ये वाई होगा। और यदि महिलाओं से एक्स और पुरुष से वाई आता है तो यहाँ पे नर होता है। तो इस प्रकार जो है मानव का लिंग निर्धारण होता है। यहाँ पे महिलाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चों के लिंग के निर्धारण में पुरुष पूरा जिम्मेदार होता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इस ग्राफ को आप एक बार समझ लीजिएगा, फिर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधा है कि एक्स वाई और एक्स एक्स ये जो होता है ये महिलाओं के पास होता है और ये पुरुष के पास होता है। अब जो है यहाँ से यदि एक्स और यहाँ से भी यदि एक्स आता है तो यह जो बनेगा ये मादा बनेगा अर्थात फीमेल बनेगा। और यदि यहाँ से वाई क्रोमोसोम और यदि यहाँ से एक्स क्रोमोसोम आता है तो ये जो बनेगा ये वाई बनेगा अर्थात पुरुष बनेगा। बस सीधा फंडा है, यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं। लेकिन ये जो होता है ये 23वां जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है, जो कि इसके लिंग के निर्धारण के लिए पुरुष जिम्मेदार होते हैं। महिलाएं के पास सिर्फ एक्स है अर्थात महिला जो है वो न्यूट्रल है। यहाँ पे इनका कोई भूमिका लिंग निर्धारण में नहीं होता है। तो अब है एक होता है ऑटोसोम होता है कि 22 जोड़ा जो समान होते हैं तथा एक्स और वाई होते हैं, इसे ऑटोसोम बोला जाता है। इसे जो है ऑटोसोम बोला जाता है। एक होता है हेट्रोसोम जो कि 23वां जो जोड़ा होता है, अंतिम यह जोड़ा होता है जो सेक्स लिंग निर्धारण का कारक होता है, इसे हेट्रोसोम बोला जाता है। अब एक है ट्राइसोमी 21 यह होता है कि यह गुणसूत्र में एक्स्ट्रा तत्व अर्थात 23 जोड़े से ज़्यादा होने पर होता है। यह जो है गुणसूत्र में यदि 23 जोड़े में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जमा हो जाता है तब यह ट्राइसोमी 21 होता है। इसे डाउन सिंड्रोम भी बोला जाता है। यदि ऐसा होता है तो बच्चों में बहुत सारी बीमारी देखने को मिलती है। इसमें बच्चों में कई बीमारी होती है, जैसे दिमाग का सुस्त हो जाना, बच्चे का विकास ठीक से नहीं होना, आँखों का आकार जो है वो काफ़ी छोटा आलमंड शेप आप देखे होंगे इस शेप का हो जाता है।
और बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, आलमंड शेप में, अर्थात सेम के बीज के आकार के शेप का हो जाता है। चेहरा जो है वो चपटा हो जाता है। ये सभी जो है बीमारी देखने को मिलती है यदि ट्राइसोमी 21 अर्थात बच्चों में जो है वो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आ जाता है, 23 जोड़े से ज़्यादा यदि इसमें आ जाता है तो ये ट्राइसोमी 21 होता है। अब है अगला टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें एक्स क्रोमोसोम में एक जोड़ा की कमी हो जाने पर यह समस्या होती है, अर्थात जो 23 जोड़ा होता है उसमें कमी हो जाती है तो टर्नर सिंड्रोम होता है। यह जो है यह सिर्फ महिलाओं में होता है, पुरुष में ऐसा नहीं होता। इसमें बच्चे की हाइट जो है वो कम हो जाती है, औसत से कम हो जाती है, गर्दन की ऊंचाई भी कम रहती है और गर्भधारण जब वो माँ बनने की स्टेज में आती है तो उस समय उसे काफ़ी परेशानी होता है, गर्भधारण के समय प्रेगनेंसी में उसे काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये टर्नर सिंड्रोम के कारण होता है। जिस समय उसके जन्म से पहले यदि उसके माता पिता के द्वारा एक्स क्रोमोसोम में एक्स जोड़ा की कमी हो जाने पर यह समस्या उस बच्चों में देखने को मिलती है। यह टर्नर सिंड्रोम ओनली जो है ये फीमेल में होता है। अब देखते हैं अगला है समरूप जोड़े। एक होता है समरूप, जुड़वा बच्चे आप जानते होंगे, जुड़वा बच्चे। तो जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं हम इसके बारे में आपको आज बताते हैं। तो समरूप जोड़े आइडेंटिकल ट्विंस, इसमें दोनों जोड़े एक समान लिंग के होते हैं, अर्थात यदि दोनों होगा तो भाई होगा या दोनों बहन होगा, दोनों जो बच्चा होगा वो एक समान लिंग का होगा। इसमें क्या होता है जब स्पर्म के द्वारा अर्थात जब जो होता है स्पर्म होता है उसके द्वारा एक ही अंडज निषेचित होकर वे अंडज दो भागों में विभाजित हो जाते हैं तब समरूप जोड़े बनते हैं। इनमें बच्चे का शक्ल और चेहरा दोनों समान होते हैं, दोनों बच्चे को पहचानने में काफ़ी दिक्कत होती है। मान लीजिए कि ये एक अंडज है, ये एक अंडज है और इसमें जो है एक ये स्पर्म है। इसमें यदि ये फर्टिलाइज होता है, ये निषेचित होता है तो निषेचित होकर ये दो भागों में बट जाता है। ये निषेचित होने के बाद दो भागों में बट जाता है, पहला और दूसरा। ये निषेचित हो गया, ये जो है ये निषेचित अंडज है। तो इससे जो बच्चे पैदा होंगे वो दोनों बच्चे जो होंगे वो समरूप होंगे अर्थात एक ही लिंग के होंगे। यह जो होता है इसमें एक स्पर्म के द्वारा एक अंडज जो है वो निषेचित होकर और वो दो अलग अलग भागों में बट जाते हैं और इससे दो बच्चे जो जन्म लेते हैं जुड़वा बच्चे वो एक लिंग के होते हैं, या तो दोनों लड़के होंगे या तो दोनों लड़कियां होंगे। अब है एक विषम जोड़े है फैटर्नल ट्विंस इसे बोलते हैं। इसमें दोनों जोड़े अलग अलग लिंग के होते हैं, दोनों भाई बहन के रूप में होंगे। इसमें दो अलग अलग अंडज दो अलग अलग स्पर्म से निषेचित होते हैं और वे विषम जोड़े बनाते हैं। इनमें दोनों बच्चे के चेहरा और शक्ल में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। इसमें आप बच्चे को आसानी से पहचान लेते हैं। मान लीजिए कि ये दो अंडज है, तो ये जो है एक स्पर्म इससे और एक स्पर्म जो है इसमें जाता है और यहाँ से ये निषेचित होता है, यहाँ से ये फर्टाइल होता है। यहाँ से ये फर्टाइल होने के बाद ये जो है निषेचित होने के बाद दो अलग अलग ही रहते हैं, क्योंकि दो अलग अलग यहाँ पे स्पर्म से दो अलग अलग
अंडज निषेचित हो रहे हैं। तो इससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो जो होता है वो अलग अलग होता है, विषम जोड़ा होता है। ये सेपरेट एग है, ये जो है अलग अलग दोनों अंडज हैं। तो इसमें दो अलग अलग लिंग के बच्चे होते हैं, दोनों का लिंग जो है वो एक लड़का होगा और एक लड़की होगा। लेकिन यदि दोनों एक लिंग का होता है तो वो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, अर्थात समरूप जोड़े होंगे। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब है हेरिडिटी, वंशानुक्रम जो है यह स्थिर होता है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये आनुवंशिकता से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन था। अब हम पर्यावरण के बारे में बात करते हैं। तो पर्यावरण जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, परिजोर आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। इस प्रकार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घेरने वाला। चारों ओर से ढका हुआ जो होता है, इसके अंदर जो भी होते हैं वो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण इन्वायरमेंट का तात्पर्य उन सभी चीज़ों से जीन्स को छोड़कर होता है, अर्थात जो हेरिडिटी है उसे छोड़कर बाकी ऑल एस्पेक्ट जो भी आते हैं वो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जो व्यक्ति को उत्तेजित और प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति का वातावरण से तात्पर्य उन सभी तरह की उत्तेजना से है जो गर्भधारण से मृत्यु तक उसे प्रभावित करते हैं। तो पर्यावरण का बच्चों के विकास में काफ़ी अहम योगदान है। यदि पर्यावरण और आनुवंशिकता में यदि दोनों में से कोई एक भी नहीं हो तो बच्चों का विकास संभव नहीं है। अब है वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने बच्चों के जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया जाता है। अब रॉस महोदय का कहना है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह जो है बाहरी शक्ति है, अर्थात जो हेरिडिटी से हमें मिला उसके अलावे जो भी शक्ति हमें विकास में सहायक है वे सभी वातावरणीय कारक हैं। यह जो है यह परिवर्तनशील होता है, यह स्थिर पक्ष नहीं है, यह परिवर्तनशील होता है, बदलते रहता है। पर्यावरण हमारे समाज के सभी पक्षों को समायोजित करता है, जैसे कि सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, सामवेगिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष तथा अन्य सभी पक्ष इसमें आते हैं। ऑल एस्पेक्ट विदाउट हेरिडिटी, इसमें वे सभी पक्ष आते हैं जिसमें कि वंशानुक्रम को छोड़कर बाकी जो भी हैं वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब है वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ का कहना है कि बच्चे का जो विकास है उसमें वंशानुक्रम तथा वातावरण का काफ़ी अहम योगदान है। विकास जो होता है, विकास बराबर होता है वंशानुक्रम और वातावरण। डेवलपमेंट डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट, अर्थात डी बराबर HE होता है। अब यहाँ पे मैंने दो केस आपको लगाया हूँ, दो केस। यदि हेरिडिटी को यदि आप 0 रखते हैं, यदि T बराबर HE, यहाँ पे हेरिडिटी यदि 0 है तो आपका जो डेवलपमेंट होगा वो होल 0 हो जाएगा। और इसी तरह केस 2 में हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल, अर्थात पर्यावरण हमारा 0 है तो डेवलपमेंट जो आपका होगा वो 0 हो जाएगा, अर्थात किसी भी संख्या को हम 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो होल संख्या 0 हो जाता है। तो यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि डेवलपमेंट जो है वो एक दूसरे से अंतः संबंधित है, एक दूसरे पर निर्भर करता है, तभी वो विकास संभव हो सकता है। अर्थात विकास के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हम इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। अलग यदि करते हैं तो किसी भी एक पक्ष को यदि हम 0 कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि पूरा जो डेवलपमेंट है, पूरा जो विकास है वो 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चों का विकास संभव नहीं है।
इसलिए बच्चों के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का होना जरूरी है। और ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है सीटेट के एग्जाम में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से। इस पे अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम करवाए हैं उसमें भी अभी से 10 बार कम से कम पूछा है। अब है डेविड अब्राहसन के अनुसार मनुष्य क्या कर सकता है। मनुष्य क्या कर सकता है यह उसके आनुवंशिकता अर्थात हेरिडिटी पर निर्भर करता है, और मनुष्य क्या करता है यह वातावरण निश्चित करता है, यह जो है उसका एनवायरनमेंट निश्चित करता है कि मनुष्य क्या करता है। अब एक है प्रकृति बनाम पोषण, नेचर वर्सेस नर्चर। प्रकृति बनाम पोषण में है कि नेचर वर्सेस नर्चर, अर्थात नेचर जो है वो प्रकृति है, प्रकृति जो हमारे आसपास है जिसे हम देख रहे हैं, उसके सौंदर्य को देख रहे हैं, वो प्रकृति है, और एक नेचर है जो कि पोषण है। तो नेचर ये इन्वायरमेंटल है, और हेरिडिटी जो है वो अनुवांशिक है, यह जो है सो स्थिर पक्ष है, और पर्यावरण जो है यह परिवर्तनशील है। यहाँ पे नेचर वर्सेस नर्चर जो मैंने आपको बताया यह जो है एस्थेटिक है, लेकिन यह जो है यह डायनामिक है, अर्थात चेंजेबल है, लेकिन यह जो है एस्थेटिक है, स्थिर पक्ष है। अब एक है बच्चों के विकास में दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, यदि इस दोनों के बिना बच्चों का विकास संभव नहीं है। तो आज का जो यह था आनुवंशिकता और वातावरण, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे नोट्स बना के लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम के टाइम में आप इसे रिवाइज करके फिर आप जाइएगा, आपको एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और एक बार अभी तक आपने शेयर नहीं किए हैं तो एक बार शेयर ज़रूर कर दें, और लाइक और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इसमें आपको पैसे तो लगेंगे नहीं, बस एक लाइक करना है और एक कमेंट करना है कि हम जो आपको बताए हैं इसमें आपको कैसा लगा और यह समझ में आपको आया या नहीं आया। आप अपना फीडबैक मुझे देते रहें, जिससे मुझे यह पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको हमारा यूट्यूब चैनल पता है, टीचिंग मित्रा। जिद है आपको शिक्षक बनने की, तो आज से और अभी से मेरे साथ जुड़ जाइए, और बिल्कुल मुफ्त आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा जो है CDP का आज का हमारा क्लास जो था वो 5 था। इससे पहले हम 4 क्लास करवाए थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उसका 2 क्लास हम वृद्धि और विकास से संबंधित 70 प्रश्नों को करवाए हैं। आज हमारा पर्यावरण और वंशानुक्रम ये पूरा यूनिट हम करवा दिए। इससे रिलेटेड कल मैं आपको प्रश्न करवा दूंगा, फिर आगे पियाजे कोहलबर्ग का क्लास हम चलाएंगे। उसके बाद CDP, मैथ और EVS का डेली प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन वो हम करवा रहे हैं। आप हमारे YouTube के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से पिछली सभी वीडियो को देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल टीचिंग मित्रा के डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे लोगो होगा टीचिंग मित्रा TM इस तरह से लिखा होगा, इसको आप यदि टच करते हैं तो फिर आपको वीडियो के बाद प्ले लिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप हमारी पिछली सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और हमारे साथ बने रहें। हम आपकी तैयारी अभी से एग्ज़ाम तक में पूरी करा देंगे। तो बाय बाय।